Assalamu alaikum, namaskar, sat sri akal and good evening. This is कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स. दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी. और स्पाउस वीज़ा हो या पार्टनर वीज़ा हो या अनमैरिड पार्टनर वीज़ा हो, इसके हवाले से ऑलरेडी बहुत सी मालूमात जिसको कहेंगे इंफॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी आपके पास भी बहुत सी होती है. जो देखने वाले लोग होते हैं, जो सोशल मीडिया देखते हैं, यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या ऑनलाइन जो है गूगल के ऊपर सर्च करते रहते हैं अक्सर जो लोग हैं, उनके पास ऑलरेडी जो है वो काफ़ी नॉलेज होता है, मैं ये समझता हूँ. अच्छा, फिर उसके बाद क्या इसी जो स्पाउस वीज़ा या बाकी कुछ ऐसे इसके एलिमेंट्स हैं जो मैं ये समझता हूँ कि शायद बहुत से लोग जो हैं उससे अवेयर नहीं होते. आज मैं उसी टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ. टॉपिक ये बहुत लंबा है लेकिन मैं इसमें कोशिश करूँगा कि उसका कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूं, लेकिन इसी से रेलिवेंट अगर आपके पास सवालात होंगे तो नॉलेज के लिए आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं. होता क्या है, मैं पर्सनली तौर पे ये समझता हूँ कि जो ये नॉलेज होता है ये जितना शेयर किया जाता है, जितना डिस्कशन में आता है, उतना ज़्यादा आपका दिमाग जो है ये खुलता है. ये अल्लाह ताला ने जो इंसान को ब्रेन दिया है, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ एक पार्ट होता है आपकी लाइफ का, ज़िंदगी का, बॉडी का. और ये इसको कई लोग तो कहते हैं ना कि जी इसको खर्च करने से, जैसे बाकी चीज़ें जो होती हैं ना खर्च करने से ख़त्म होती हैं. ये दिमाग एक ऐसी चीज़ है, ये आप जितना खर्च करेंगे ये उतना जो है वो वसी होता जाता है. इसलिए नॉलेज शेयर किया करें, आप भी रेलिवेंट सवालात किया करें ताकि मुझे मज़ीद मौका मिला करे कि मैं आपके साथ जो इस तरह की चीज़ें जो है वो शेयर करूँ. अपेंडिक्स FM जो होती है, SE जिसको कहते हैं, ये जितना स्पाउस वीज़ा जब अप्लाई किया जाता है, ये स्पाउस वीज़ा क्या होता है, इसकी भी छोटी छोटी जो मैं थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन जो है उसकी देता जाऊँ. स्पाउस मीन कि आप ਤੁਹਾਡਾ खामंद, ਤੁਹਾਡੀ बीवी, जब आप ब्याह आपका हो जाता है, जब आपकी मैरिज हो जाती है, जब आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होता है, तो जो आप दूसरे बंदे का जब वीज़ा अप्लाई करते हैं उसको कहा जाता है स्पाउस, जो है कि ये मेरा स्पाउस है. अच्छा, जब आपका अभी तक ब्याह नहीं हुआ, आप अभी तक जिसको हम लोग पंजाबी मंगेतर जिन्हों कही था ना, अभी तक आप मंगे हुए हैं, अभी आप फाइनल आपकी शादी नहीं हुई, लेकिन आपकी फैमिलीज ने या आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं इनके साथ जो है शादी करूंगा. वाह क्या बात है. या वो कहती हैं मैं तेरे नाल ही हूँ, ब्याह करना है. इस तरह की सिचुएशन में इसको इंग्लिश में कहा जाता है फियांसे जो है. फियांसे वीज़ा जो होता है वो स्पाउस वीज़ा, उसका डिफरेंस ये आ गया. अनमैरिड जो होता है पार्टनर, अनमैरिड पार्टनर वो होता है जो क्राइम पार्टनर हो या हस्बैंड एंड वाइफ पार्टनर हो या वो सलमान खान और गोविंदा पार्टनर हो. वो पार्टनर मूवी भी उनकी आई थी. अच्छा, लेकिन इसमें जो चूंकि ये जो गोरे हैं या ये इंग्लिश लॉ जो है, ये यूरोपियन जो है, यहाँ पे अनमैरिड को भी जो है एक राइट्स हैं कि अगर आप ब्याह आपका आपस में नहीं हुआ लेकिन आपकी कमिटमेंट जो है, आप एज अ अनमैरिड एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो तब भी आप रह सकते हैं. लेकिन वो क्या है, मैं वैसे ज़ाती तौर पे जो है इनकी कई चीज़ों को बड़ा मैं अच्छा समझता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए या इसको बहुत से, मैं अब चूँकि रिलीजियस बहस में मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ. हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इसमें वहाँ पे वो 7 फेरे लेने ने, फिर उसके बाद निकाह है या बाकी ये हलाल है ये हराम है. आप यकीन कीजिए, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ. मैंने बहुत से ऐसे बेशर्म लोग भी दुनिया में देखे हैं जो निकाह इसलिए अगले के टेक्निकली तौर पे मैं समझता हूँ ये भी शायद जना की शेप में ही आ जाता है. लेकिन होता क्या है कि इसको इन्होंने शक्ल दी होती है निकाह की. उसमें कहते हैं जी हम निकाह किया है, ये मेरी वाइफ है, ये मनकूहा है, मेरा इनके साथ निकाह है. वो कलमे भी पढ़ लिए, निकाह नामा भी साइन कर लिया, लेकिन दिमाग जो होता है उसमें कचरा, गंद, रबिश भरा होता है. वो ये कहाँ का निकाह आपको इजाज़त देता है कि जब आप बीवी को थप्पड़ मारें या बीवी के ऊपर जुल्म करते हैं, जब आप इस तरह के भी इंसिडेंट होते हैं, डेली बेसिस भी होते हैं. फिर उसके बाद सेक्सुअली तौर पे औरत को जो है वो यूज़ किया जाता है और उसके बाद जो है कुछ टाइम के बाद उसको डिवोर्स कर देते हैं. फिर वो कहते हैं जी वो मेरे निकाह में थी, फिर दूसरी शादी कर ली, फिर तीसरी शादी कर ली. फिर इस तरह की शादियों का जो चक्कर है कि जी वो हमें इस्लाम ने इजाज़त दी है, हमें फ़लाँ ने इजाज़त दी है. इस वजह से जो हमारा ये लीगल राइट है. बाकी टाइम पे आपका लीगल राइट जो है
वो कहाँ पे चला जाता है, जहाँ पे इस्लाम के बाकी आपके भी जो मामलात हैं वो कोई नहीं करता। 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेंगे, बाकी वो हदीस सुन्नत बाकी चीज़ों पे अमल नहीं है। निकाह के मामले में, 4 शादियों के मामले में वो इनका जो है वो एक बार डिबेट और कहीं चली जाएगी। मैं तो मेरा मसला ही यही है कि मैं बात छेड़े तो मैं कहीं और चले जाता हूँ। सो लेकिन यहाँ पे ये है कि अनमैरिड के भी सेम वही राइट्स हैं जो कि एक मैरिड के होते हैं। जब आप मैरिज आपने रजिस्टर्ड कर ली, आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया, तब भी आपका वही लीगल राइट है जो आपका एज अ अनमैरिड पार्टनर का होता है। सो इसलिए दोनों के राइट्स कानूनी तौर पे इंग्लिश लॉ में, ब्रिटिश लॉ में सेम आते हैं। सो इस तरह ये तो उसकी डेफिनेशन आ गई। अब हम आते हैं जो असल सोर्स होता है जिसकी बेस के ऊपर आपने जो है स्पाउस वीज़ा, पार्टनर वीज़ा, फियांसे वीज़ा, अनमैरिड पार्टनर वीज़ा, कोई सा भी वीज़ा होता है, जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे जो राइट नाउ जो आपका फाइनेंशियल थ्रेश होल्ड है, दैट्स अ 29,000 पाउंड जो है, आपने 29,000 पाउंड जो है वो आपने प्रूव करना है, शो करना है। तो जो कि जी आपकी ये इनकम है, और फिर वो आपको वीज़ा इशू करेंगे। या आप एग्जेम्प्टेड होते हैं कि आप कोई बेनिफिट्स ले रहे हैं, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रहे हैं, पर्सनल इंडिपेंडेंस पेमेंट ले रहे हैं, केयर अलाउंस ले रहे हैं, तो तब आपको 29,000 पाउंड जो है वो शो नहीं करना पड़ता। सो ये जो है आज हम उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं। अब हम आ रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर कि पहला पॉइंट इसमें ये आ जाता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्या है। अब जब हम सोर्स ऑफ इनकम की बात करते हैं तो वहाँ पे आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको अपनी जो आपका बिजनेस है जिस पे आपको इनकम आ रही है, आपने उसका बताना होता है कि जी कि ये मेरी टैक्स रिटर्न थी, ये मेरे अकाउंटेंट का लेटर है, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है। वहाँ पे आपने 1 साल की 1 ईयर की जो है वो दिखानी पड़ती है। अच्छा, अब हम आते हैं सोर्स ऑफ इनकम जो है उसी पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। वहाँ पे आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आपकी सैलरी सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपका एम्प्लॉयर जो है वो आप अपनी आपकी जो सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा है। सो वो आपका आ जाता है टेक्निकली तौर पे सोर्स ऑफ इनकम जो है, जो आपके फाइनेंशियल कहाँ से आप अपने आप को सपोर्ट करेंगे जब आप अपना स्पाउस जो है वो अपने आप को अब वहाँ से आप लेके आएंगे या यहाँ से यूके में रहते हुए उस वीज़ा में स्विच करेंगे। सो क्या आपका सोर्स होने के बावजूद या आप एग्जेम्प्टेड होने के बावजूद क्या होम ऑफिस या एम्बेसी जो है वो आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट कर सकती है कि जी के नहीं, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। आप क्या वो आपको यूके आने से स्टॉप कर सकते हैं या यूके में रहते हुए वीज़ा स्विच करने से स्टॉप कर सकते हैं? नॉट एट ऑल। अगर आप उनको अच्छे तरीके से अपना केस एक्सप्लेन कर पाते हैं। सो उसकी रीज़न क्या आती है कि बाय लॉ एप्लीकेशन जब आप उनको देते हैं, स्पाउस की, पार्टनर की, अनमैरिड पार्टनर की, जो भी जहां पे भी जो आपकी सिचुएशन होती है, सो लीगली तौर पे ये ब्रीच ऑफ आर्टिकल 8 जो है, ये आर्टिकल 8 जो है, ये मैं ये समझता हूं कि ये एक फैमिली मैटर्स में जो है, ये फैमिली केसेस में जो है, चाहे ये आप जो इसमें हैं केयर होम के वीज़ा पे हैं, या आप स्टूडेंट पे हैं, या आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं, तो वहाँ पे जब आप अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ शामिल करते हैं तो ये एक बड़ा कानूनी तौर पे बड़ी एक ब्रीच आ जाती है कि आर्टिकल 8 की वायलेशन आ जाती है कि वो आपका वीज़ा जो है वो इस बेस पे रिफ्यूज़ करें कि नहीं जी हम इस पॉइंट के ऊपर सेटिस्फाई नहीं है। सो वहाँ पे क्यों सेटिस्फाई नहीं है भाई? सेटिस्फाइड इसलिए नहीं है कि आप उनको मुतमिन ही नहीं कर पाए। अगर आप उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाए सो फिर उनको ख्वाब तो आना नहीं है कि जी आप मियाँ बीवी हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड पार्टनर हैं, आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं। ये किसने साबित करना है? ये आपने प्रूव करना होता है। आपने उनको जो है वो जस्टिफाई करना होता है कि ये ऐसी सिचुएशन है। सो ऑन द बेसिस ऑफ अगर आप उनको अनजस्टिफाइएबल जो करते हैं, सो अनजस्टिफाइएबल हार्श कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि जब वो आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करते हैं, ब्रीच वो कर रहे हैं, वायलेशन वो कर रहे हैं, तो आपके लिए ये कितना सफरिंग होगा कि आप इस तरह की चीज़ों को जो है वो सफ़र करेंगे, आप सफ़र करेंगे, आपके बच्चे जो हैं वो सफ़र करेंगे। सो इसलिए ये जो पहली इस तरह की बेसिक, या कोई भी बेसिक तो नहीं मैं कहूँगा, एप्लीकेशन जो कोई भी होती है उसमें
मैं ये समझता हूँ कि लोगों का अपना फॉल्ट होता है कि जब अपने केस को वो प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। सो आप जब तक अपना केस एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे वो कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। सो ये एक इसमें बड़ा एक इम्पोर्टेंट जो है पार्ट इसमें आ जाता है। अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ एक आती है जिसको कहा जाता है क्रेडिबल गारंटी ऑफ ए सस्टेनेबल फाइनेंशियल सपोर्ट जो है। ये 4 वर्ड जो है मैं ये समझता हूँ कि स्पाउस वीज़ा में, मैरिज वीज़ा में, पार्टनर वीज़ा में, आपका वीज़ा स्विचिंग में जो है ये 4-5 वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर आप काम नहीं करते हैं तो आप जो है ऑब्वियसली आपको लॉस उसका होता है। नंबर 1 क्या आ गया, आपका क्रेडिबल गारंटी, जो क्रेडिबल क्या होता है, ये क्रेडिबल मीन कि यार ये फलां बंदा क्रेडिबल है कि नहीं, इसकी कोई वर्थ है कि नहीं, ये कितना का क्रेडिबल है। अब इसको क्रेडिबल को आई डू होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे ये क्रेडिबिलिटी जो है वो क्या होती है। सो इसमें यही आता है, होम ऑफिस हो या एम्बेसी हो, दे जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ क्रेडिबिलिटी जो है। सो प्रूव आपने क्या करना है कि जो आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो सपोर्ट कर रही है आपकी जो आप एक गारंटी कर रहे हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी गारंटी कर रही है सस्टेनेबल फाइनेंशियल सपोर्ट जो है। सस्टेन को आपने अंडरस्टैंड करना होगा कि जी ये सस्टेन कर रही है कि नहीं कर रही है। सो इसमें ये एक रेगुलर इनकम है आपका, ये नहीं है कि आपने टेम्परेरी तौर पे जो है किसी दोस्त की कंपनी की मदद लेते हुए आपने कहा चलो यार मेरी 29,000 पाउंड्स की जो है 6 महीने की स्टेटमेंट बना दो, या उसमें इतने थोड़े मेरी कल परसों किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी मेरे अकाउंट में पता नहीं 500 या 600 पाउंड्स कम थे, तो मैंने फिर भी, मुझे वकील ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी 500-600 पाउंड से क्या फ़र्क पड़ता है, अब तुम एप्लीकेशन डाल दो, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, वो नहीं कर सकते, तुम्हारा बच्चा भी है, तुम्हारा बीवी है, तुम्हारा ये है, वो पता नहीं क्या क्या। सो उस गरीब आदमी का उस वकील ने जो था पहले उसकी एप्लीकेशन दिलवा दी, अपने पाव गोश्त के लिए उसका ऊँट ज़िबा करवा दिया, मैं ये समझता हूँ, और ये हलाल इनकम नहीं आती। बहरहाल अगर फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड जो है वो 29,000 पाउंड्स है और आपकी इनकम कितनी है जी 28,999 पाउंड जो है, जस्ट 1 पाउंड जो है वो कम है, आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाएगी। आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उसकी कि जी के वो क्या फ़र्क पड़ता है जी 1 पाउंड से, जो है 1 पाउंड से फ़र्क पड़े या ना पड़े, कानून से जो है वो बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपको लॉ को ओबीडियंट आपको बनना पड़ेगा, आपको कानून के मुताबिक काम करना पड़ेगा। 29,000 पाउंड अगर थ्रेश होल्ड है, सो दैट्स मीन 29,000 पाउंड ही थ्रेश होल्ड होगा। सो एक उस 200-400 पाउंड कम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। एक पैनी भी कम है तो फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी साइड की तरफ। एक तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, ऊपर से उन्होंने ऑब्वियसली आपको राइट ऑफ अपील तो देना ही देना है। अब आप क्या करें, आप अपील पे चले गए। अरे भाई वहां पे तो आपको मैं कहना अपने मुंह से चपेड़ा मारनी चाहिए ने कि जी एक आपने केस गलत अगले का कर दिया, अगले का सत्यानाश कर दिया, अगले की फीस आया करवा दी, सिर्फ आपने पाइया दियां 4 बोटियां वास्ते ਉਹਦਾ ऊंट तुसी तबाह करता, और ऊपर से अपील करवा दी। उस अपील का रिजल्ट क्या निकलना है, उस अपील का रिजल्ट क्या निकलना है, गटर उसका रिजल्ट निकलना है, उसका 0 रिजल्ट निकलना है। चूंकि उसकी जो बेस थी 29,000 पाउंड, जब आपने वही मुकम्मल नहीं की, सो उसके बाद जो है अपील का टाइम जस्ट वेस्टेड ऑफ टाइम, जस्ट वेस्टेड ऑफ मनी जो है। सो इसलिए ये जो लाइन है सस्टेनेबल फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो फाइनेंशियल थ्रेश होल्ड के केसेस में जो है वो आता है। सो मैं अब इसके और 2-3 चीज़ें भी हैं। क्या इस तरह के केस में एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस आ सकते हैं, क्या इस तरह के केस में कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस आ सकते हैं जहां पे आप होम ऑफिस को कन्विंस कर सकें कि जी के मेरे बहुत कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस हैं, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है कि जी के मैं मुझे आप क्यों वीज़ा ना दें। वहां पे डिपेंड करेगा कि क्या वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस आपके आउटसाइड कंट्री की वजह से हैं या आपके इनसाइड कंट्री की वजह से है। ये 2 सेपरेट थिंग्स होती हैं, उसको अंडरस्टैंड करना, उसके मुताबिक एप्लीकेशन को फाइल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसके ऊपर मैं और बात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे
टाइम जो है वो स्टॉप कर रहा है और मुझे काफ़ी तकलीफ हो रही है। मैं इस पे मैं थोड़ी लंबी बात करना चाहता हूँ। सो इसलिए इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट्स कीजिएगा रेलिवेंट टू दिस वीडियो ओनली, और उसके ऊपर फिर मुझे बताइएगा कि जी कि क्या इसके ऊपर मुझे और बात करनी चाहिए और आप लोगों में कितना को हौसला है सुनने का। सो मैं कम से कम जो है इसके ऊपर घंटा 1.5 घंटा मैं इस पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी तकलीफ हुई जब वो भाई साहब जो बड़े मासूम आदमी थे, इनोसेंट थे, उन्होंने अपना स्पाउस का वीज़ा अप्लाई किया और उनके वीज़े को जो था रिजेक्ट किया गया। और उसमें 100% वो भाई साहब की तो गलती नहीं थी। उसकी वजह यह है कि एक आम आदमी जब किसी वकील के पास जाता है वो बड़ी उम्मीद लेके जाता है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं और ऊपर वाले से उम्मीद लेके जाते हैं कि हमारी ये जो प्रार्थना है, हमारी विशेज़ है, हमारी ये दुआ है, आराधना है कि जी कि आप इसको जो है कबूल करें, दुआ हम एज अ मुस्लिम जो मांगते हैं। सो इस तरह जब कोई शख्स वकील के पास जाता है वो बड़ी उम्मीद के साथ जाता है कि जी कि ये मेरा एक तकलीफ़ है, ये मेरा एक मुश्किल है, और सिर्फ आप अपनी फ़ीस देखिए। मैं फ़ीस के बगैर काम नहीं करता हूँ, मैं भी फ़ीस लेता हूँ, कंसल्टेशन की भी फ़ीस लेता हूँ, ऑफिस में मिलने की भी फ़ीस लेता हूँ, लेकिन मैं कम से कम अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। सो इसमें आम आदमी, मैं ये समझता, क्योंकि मेरी वीडियोस को खाली लोग ही नहीं देखते, बहुत से वकील जो हैं दोस्त वो भी देखते हैं। सो इसलिए मेरे जितने भी दोस्त हैं मैं इनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कोई शख्स आपके पास आता है बड़ी इरादे लेके, बड़ी उम्मीद लेके आता है, तो उसको सही एडवाइस करनी चाहिए, उसका सही जो है वो काम करना चाहिए सिर्फ अपनी फ़ीस के लिए। अब उसका 4-5 हज़ार पाउंड जो था फ़ीस का वो भी ज़ाया हो गया, उसका आपकी अपनी 1500 पाउंड आपकी उसने फ़ीस पे की वो भी ज़ाया हो गई। उसका जो मेंटली पता नहीं क्या उसकी बेगम वहाँ पे वाइफ सोच के बैठी होगी मैं अपने हस्बैंड के पास जा रही हूँ। वहाँ पे उसने अपनी माँ, बहन, बेटी, मोहल्लेदार, रिश्तेदार, 50,000 बेशर्म लोग होते हैं रिश्तेदार, आपको पता ही है। वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि जी कुड़ी का ब्याह हो गया, 8 महीने हो गए, साल हो गया, यहाँ बैठी हुई है, लेकर नहीं जा रहा, इसके खामन ने वहाँ पे शादी की होगी, इसके वहाँ पे हो सकता है बच्चे हों। ये जो बाहर के लोग होते हैं ये होते ही इसी तरह। सो इस तरह की हर बंदा जो है वहाँ पे, तो जनाजों पे लोग बैठे बगायती और बातें करने से बाज नहीं आते। तो इस तरह के केस में तो हर बंदा जो है वो मुँह फट और बदतमीज़ है वहाँ पे। वो कितनी वो बेचारी वहाँ पे तकलीफ़ में होगी कि जी कि मैं वहाँ पे जा रही हूँ और उसका वीज़ा अब रिफ्यूज़ हो गया। ये भाई ने कितना अपना माइंड बनाया होगा, मेरी वाइफ आ रही है, घर संभालेगी। मैं ये समझता हूँ कि ये जो फैमिली मैटर्स होते हैं, ये जो इमिग्रेशन केसेस होते हैं, ये आम केसेस की तरह नहीं होते। इसमें आपकी ज़िंदगी दांव पे लगी होती है और इसमें बहुत से जज्बात जो हैं ये आपके वो उसमें लगे होते हैं। बहुत सी लोगों की मजबूरियां हैं। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं और पीछे जो है वो किसी की माँ फौत हो जाती है, किसी का बाप फौत हो जाता है और वो वीज़ों की वजह से वहाँ पे जा नहीं पा रहे होते हैं। और एनीवेज मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊँगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।